नाजरीन आदाब। गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप के ज़ेर तमाम माहाना प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से में मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से आज के मेहमान डॉक्टर एम सईद आलम साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, तमाम नाजरीन का और लाइव प्रोग्राम में शामिल तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। खुसूसन मैं शुक्रगुजार हूँ इंस्टीट्यूट के तमाम ट्रस्टीज, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट और मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा, चेयरपर्सन हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट का, जिनकी सरपरस्ती में इंस्टीट्यूट की अदबी एक्टिविटीज रवा दवा है। आज के मेहमान डॉक्टर एम सईद आलम साहब का तारुफ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ड्रामे की दुनिया में आपका मुनफरिद मकाम है। डॉक्टर एम सईद आलम साहब की जाए पैदाश की शाहचुआ शरीफ अम्बेडकर नगर यूपी है। आपकी इब्तदाई तालीम संदेला, बहराइच और बस्ती में हुई। आला तालीम के लिए आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ गए, जहां से आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1989 से 1992 तक रोहतक यूनिवर्सिटी में इनमें से सियासियात के उस्ताद रहे। 1992 से 1997 तक बतौर सहाफ़ी काम किया। 1994 से में ड्रामों से रस्मी ताल्लुक हुआ और आखिरकार यही तादम तहरीर मुस्तकिल पेशा ठहरा। इस दौरान आपने तकरीबन 50 उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी ड्रामे तहरीर किए। आपने तकरीबन 40 ड्रामों की हिदायतकारी की है और मुतादिद ड्रामों में अदाकारी भी कर चुके हैं, जिनमें गालिब नई दिल्ली, गालिब इन न्यू दिल्ली, लाल किले का आखिरी मुशायरा, सन्स ऑफ बाबर, चचा छक्कन के कारनामे, मुशायरा रफ्तगा, आलूदगी हाजिर हो, दास्तान कहते कहते, बेगम अख्तर, कल तुम्हारी बारी है, अकबर द ग्रेट नहीं रहे, गालिब और कलकत्ता वगैरह ड्रामे आपने स्टेज किए। आप हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ थिएटर ग्रुप पैरेट्स ट्रूप के मौजूदा सदर हैं। आपकी सरबराही में पैरेट्स ट्रूप ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, खुसूसन अमरीका, बरतानिया, कनाडा, अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमान, कुवैत और पाकिस्तान में मुसलसल ड्रामे पेश करता रहा है। डॉक्टर आलम का ताल्लुक बच्चों के थिएटर से भी रहा है। इस मैदान में भी आपने खासी तादाद में ड्रामे लिखे और अपनी हिदायतकारी में पेश किए। मसलन शरीक गालिब, यशोधरा, आनंद मठ, भगत सिंह, कृष्णा वगैरह ड्रामे काबिल जिक्र हैं। डॉक्टर आलम टीवी सीरियल और चंद दस्तावेजी फिल्म के भी मुसन्निफ और हिदायतकार रहे हैं। मसलन गुबार खातिर, मौलाना हसरत मोहानी, गज़ल हमारी नहीं छेड़ी, ये म्यूजिकल फिक्शन पे है, पहचान, एक शाम गज़ल के नाम, बच्चों का गोशा, बच्चों के लिए क्विज शो जहान गालिब वगैरह शामिल है। आपने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी ड्रामे लिखे और अपनी आवाज़ और अदाकारी में पेश किए। मसलन प्रेमचंद, मीर तकी मीर, हसरत मोहानी, नूर जहां, KL सहगल, मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद वगैरह। सईद आलम को हम सब गालिब इनाम बराए उर्दू ड्रामा 2011 पेश किया गया और आपको उर्दू अकेडमी दिल्ली 2018 और इंडिया हारमनी अवार्ड 2020 से भी नवाजा जा चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम के होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब के बारे में चंद अपने तासुरात पेश करना चाहता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MA, MPhil, मास मीडिया और PhD की डिग्रियाँ हासिल की। दौरान तालीम वो मुख्तलिफ उर्दू अखबारात से वाबस्ता रहे और कई अखबारात के लिए कालम भी लिखे। उनका ख़ास शोबा ड्रामा और उसकी तनकीद है। उनकी शाया करदा किताबों में हिंदुस्तानी नुक्कड़ नाटक और उसकी समाजी मानवियत है, बंगाल में उर्दू नुक्कड़ नाटक, उर्दू और हिंदी, मुस्तफा हुसैन, फ़न और शख्सियत, योगराज की कहानियाँ शामिल हैं। उनके मज़ामीन हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से शाया होने वाली 30 से ज़्यादा किताबों में शामिल हैं। मॉरिशस की उर्दू स्पीकिंग यूनियन के खुसूसी दावत पर आप हुकूमत हिंद ने मॉरिशस में उर्दू ड्रामों की शाखों के लिए 10 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने स्क्रिप्ट राइट की पेचीदगियों पर तबादला ख्याल किया और अदाकारी के साथ साथ उसकी मश्क करना
उनकी हिदायतकारी में तैयार किया गया ड्रामे मुल्क के मुख्तलिफ इदारों जिनमें बशमूल दिल्ली और उर्दू अकेडमी, साहित्य कला परिषद, एक से ज़्यादा बार बार दिखाए गए हैं। वो मॉरिशस, मिस्र और उज़्बेकिस्तान का सफ़र कर चुके हैं। उनकी तहकीकी, तनकीदी और थिएटर की खिदमात के एतराफ़ में दिल्ली उर्दू अकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी, राजस्थान उर्दू अकेडमी, बिहार उर्दू अकेडमी ने उन्हें अवार्ड से नवाजा। ड्रामा और थिएटर के लिए उनकी गरह कदर खिदमात के एतराफ़ में गालिब इंस्टीट्यूट ने आपको 2017 का हम सब गालिब इनाम बराए उर्दू ड्रामा पेश किया। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप के मेंबर भी हैं और इस महाना प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से के रूह रवा है। मेरी दरख्वास्त है प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से कि आप जनाब डॉक्टर एम सईद आलम साहब से गुफ्तगू का आगाज फरमाएं। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। बेहद शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब, डायरेक्टर आलिम इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि आलिम इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप का ये फैसला उसकी कमेटी में मीटिंग में लिया गया था रशदा जलील साहिबा और प्रोफेसर सदीकुर रहमान खदवई साहब के इल्मा पर, उनकी ख्वाहिश पर, और ये सिलसिला गुज़श्ता एक बरस से चल रहा है कि जो मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो ड्रामे और ख़ासकर उर्दू ड्रामे से वाबस्ता जो फनकार है उनसे मुलाकात का ये सिलसिला है और हर महीने हम ये मुलाकात करते हैं। और इस महीने हम एक ड्रामे की बहुत अहम शख्सियत, जिसको हमाजहत शख्सियत कहूँ कि वो खुद अदाकार हैं, हिदायतकार हैं, ड्रामा निगार हैं और स्टेज से मुताल्लिक़ जितनी भी लवाजमात हो सकती है, वो कॉस्ट्यूम हो, वो लाइट हो, वो सेट हो, वो मौसीकी हो या वो दूसरे लवाजमात हैं कि ये कहा जाता है कि अपना कुआं खुद खोदते हैं और पानी उसमें न सिर्फ अपने लिए निकालते हैं बल्कि तमाम उर्दू वालों के लिए सैर हासिल पानी मुहैया करते हैं, जिससे हम तमाम लोगों की तश्नगी खत्म होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं उसके बावजूद तश्ना रह जाते हैं इसलिए कि वो कुएं तक नहीं पहुंचते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कुआं तक पहुंचेगा, लेकिन सईद आलम साहब की कोशिश हमेशा रहती है कि वो उर्दू के ड्रामे न सिर्फ पेश करें बल्कि उर्दू के ड्रामे गैर उर्दू वालों के बीच ज्यादा मकबूल करवाएं। उर्दू वालों के दरमियान हो सकता है इनके बहुत से ड्रामों के नाम तक भी न पहुंचे हो, लेकिन गैर उर्दू वाले या ड्रामे के जो वाकई तमाशबीन है, नाज़रीन है, उनकी जबान पर इनके कमो बेश तमाम ड्रामों के नाम जरूर है। या सिर्फ आप ड्रामे का नाम लीजिए तो सईद आलम साहब का नाम ले लेंगे वो, या सईद आलम साहब का नाम ले लीजिए तो वो ड्रामे का नाम लेंगे। गोया ड्रामा और सईद आलम साहब लाजिम मलजूम है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जैसा कि डॉक्टर इदरीस साहब ने फरमाया कि आप का सफर 1994 से बाज़ाब्ता, इससे पहले ऐसा नहीं कि आप ड्रामे से वाबस्ता नहीं थे। अलीगढ़ का की जो ड्रामा ग्रुप है, अलीगढ़ का जो ड्रामा क्लब है, उससे हम सब लोग वाकिफ हैं कि उन्होंने न जाने कैसे कैसे आफ्ताब महताब पैदा किए हैं कि नसरुद्दीन शाह भी वहीं से निकले हुए हैं, सईद आलम भी वहीं से निकले हुए हैं, तो हबीब भी वहीं से निकले हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं और वहाँ से सामने आए हैं। और न सिर्फ थिएटर बल्कि टेलीविजन, रेडियो, फिल्म और दूसरे जो फन के जहाँ हम पेश कर सकते हैं वहाँ वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो वहाँ अपना काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट की मुनासबत से पहले हम फनकार से सुनते हैं, यानी फनकार अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। ये मुजाहिरा अभी चूंकि ऑनलाइन है तो हम आवाज की सतह पर, चेहरे के तासुरात की सतह पर, आवाज के जीरो बम की सतह पर हम बखूबी महसूस कर सकते हैं कि हमारा फनकार किस सतह पर और किस तरह से और किस इन्हमात के साथ अपने फन से वाबस्ता है। तो पहले हम उनसे उनके फन के हवाले से उनके फन का मुजाहरा कर देखते हैं, यानी वो अपने किसी ड्रामे का हिस्सा सुनाते हैं हमें। मैं ये नहीं कहूँगा पढ़ते हैं, हाँ, बल्कि सुनाते हैं हमें वो, और उस हिस्से को सुनते हैं हम और फिर उस फन के हवाले से, फनकार के हवाले से और मौजूदा उस फन के हवाले से जो मौजूदा मंजरनामा है उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। तो फॉर्मेट के मुताबिक मैं सबसे पहले डॉक्टर एम सईद आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप अपने किसी ड्रामे के हिस्सा हमें सुनाए, अपना फन का मुजाहरा करें। डॉक्टर सईद आलम साहब। बहुत शुक्रिया। उससे पहले उधर शरई करता चलूं,
मैं और ड्रामा एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम नहीं है, लाजिम मजलूम है। तो, बहरहाल आप काजिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो मेरे मोहसिनों में से हैं। इदरीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें इदरीस साहब भी शामिल हो गए हैं। पिछले माह मुझे मौका दिया गालिब इंस्टीट्यूट में गदर ड्रामा पेश करने का। बहरहाल आप लोगों ने जैसे ख्वाहिश जाहिर की है, मेरा एक गदर ड्रामा है गालिब इन न्यू दिल्ली। उसमें गालिब साहब दोबारा वापस आ जाते हैं तो उनको एक और बहुत बड़ा शायर जन्नत में वरगला देता है। अब आप ये सवाल मत पूछिए गालिब को जन्नत क्यों मिली और कैसे मिली। वरगला देता है, कहता है कि भाई तुम्हें तो अब पैदा होना चाहिए था। बहरहाल वो जब आते हैं तो यहाँ उनको उनकी हवेली तक वापस नहीं मिलती। वजह ये होती कि सरकार मान लेती है कि वो मिर्जा गालिब हैं और उनकी इज्जत भी बख्शती है उनको, लेकिन उनके पास आधार नहीं है, तो वो उनको हवेली उनको वापस नहीं मिल पाती। बहरहाल वो एक बच्चे के साथ दिल्ली में एक जगह है लक्ष्मी नगर, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं, कुछ आईएएस वगैरह की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो वो एक बच्चा जो छपरा से आया हुआ यहाँ तालीम हासिल कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके साथ रहने लगते हैं एक कमरे में। तो अगर इजाजत हो तो उस प्ले का एक सीन, जब वो उसके साथ रहते रहते 6 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है गालिब को, तो गालिब और उसकी बातचीत, इजाजत है? मैं नाम नहीं लूंगा कैरेक्टर का, आप लोग थोड़ी देर में समझ जाएंगे। वो बच्चा एक फिल्मी मैगजीन देख रहा है। मलिका शेरावत, सनी लियोन, पूनम पांडे, यार अब्बुल इज्जत रहम, यार अब्बुल इज्जत क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। नहीं मियाँ, मैं तो कह रहा था खुदा किसी को इतनी गुर्बत बिना दिखाए कि जिसम पे एक धज्जी भी ना हो। बहरहाल छोड़ो, इधर आओ। बेकार बातों से, फजूल बातों से, वाहियात तस्वीर से क्या आते। बैठो 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 बैठो। देखो 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 मियाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते 6 महीने से भी ज्यादा अरसा बीत चुका है और इस दौरान हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ गए हैं। सोचता हूँ तुम पे एक राज फाश कर ही डालूं। राज फाश का मतलब है आपका? भाई वो दरअसल ये मेरा इस दुनिया में, ये, मे, ये मेरा इस दुनिया में दूसरा जन्म है। मना किए थे ना, मना किए थे ना कि पी के नहीं ना आइएगा, फिर भी पी के आए। चला, हमको तो समझ में ही नहीं आता कि ये सारे लोगों का बिना पिए कमवा कैसे नहीं चलता। अच्छा, छोटा मोटा शायर होके राहत इंदौड़ी जी से टक्कर ले रहे हैं? तो भाई मेरा खुदा गवाह है, जो मैंने कुछ कम्बख्त पेप्सी वगैरह के अलावा कभी कुछ पिया हो। मेरे दूसरे जन्म का किस्सा सुनना पसंद करोगे? जब हमरा टाइम खराब करने पे तुली गए तो सुनाइए। अभी वो हुआ यूं, सन 1797 में मैं पहली बार पैदा हुआ। साहब 1869 में मेरा पहली बार इंतकाल हो गया। साहब इंतकाल के बाद से मैं जन्नत की एक कटौगड़ी के एक रूम में रहा कर है बड़े मियाँ। एक तो जन्नत, ऊपर से एक कैटेगरी का रूम, वो भी आपको कैसे? दरअसल हमने ऊपर वाले के, वो क्या कहते हो तुम लोग, ऊपर वाले के, हाँ 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 हाँ, ऊपर वाले के फिलहाल में एक आध शेर कह दिया था ना। नेटवर्क का इशू है।
कुछ शायद उनका नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क कमजोर हो गया है। हालांकि माशाल्लाह पेशकश बहुत अच्छी चल रही थी। आपका नेटवर्क का इशू है सईद भाई। सर ये नेटवर्क सईद आलम साहबी की तरफ से है सर। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब इतने आप मेरे ख्याल से सिलसिले ड्रामा पर कोई अपनी कनेक्ट हो राय सकते हैं वो। का इजहार और ये फरमाएं। आपको मैं बता दूं कि सईद आलम साहब जिस ड्रामे की अभी मैं रीडिंग कर रहे थे, सुना रहे थे, तो ड्रामा गालिब इन न्यू दिल्ली, और गालिब पर आपने 2-3 ड्रामे किए हैं, गालिब के खतूत के हवाले से, गालिब के शायरी के हवाले से, और कई उन्होंने कामयाब मुशायरे भी पेश किए हैं, जिसमें गालिब का कैरेक्टर पेश किया है। जी सईद साहब तशरीफ ला चुके हैं। सईद साहब आप कंटिन्यू करें। ये म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सईद साहब, आप म्यूट है जी। अब हाँ, आवाज है। कई बार कहा है कि पी करके मत आया कीजिए, वहां तक आया था। अच्छा अच्छा, वहां तक हो गया था। जी बहरहाल भाई, अब देखिए, हमने ऊपर वाले के, वो तुम लोग क्या कहते हो, अब हाँ, ऊपर वाले के फिभौर में एक आध शेर कह दिया था ना, जैसे जैसे जान दी हुई उसकी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ, या फिर न था कुछ तो खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया जल्दी करिए, हमारा टाइम का है को खराब कर रहे हैं भाई। सुन लो मियाँ, आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ ना। आई 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 आईएएस, मल्लिका शेरावत, सनी लियोन, पूनम पांडे, आईएएस। खुदा आईएएस की तैयारी का मौका हर इंसान को दे। बहरहाल सन 1797 में मैं पैदा हुआ और 1869 में मेरा इंतकाल हो गया। अच्छा, दूसरा जन्म लेने के चंद माह पहले मेरा एक नया रूम पार्टनर जहन्नम में अपनी सजा काट के जन्नत आया, फैज अहमद फैज। मुझे देखा और देखते ही मुझसे चिपट गया, बोला चचा आप तो हम उर्दू शायरों के माई बाप हैं, चचा आप ही तो मेरी आप ही तो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, चचा आप उर्दू शायरी के पिल्लर हैं, पिल्लर। चचा आप भैंस भी हैं, क्या बक रहे हो? अरे चचा आप वो भैंस है जिसकी सींगों पर उर्दू शायरी की दुनिया टिकी हुई है। मैंने कहा भले मानस, जीते जी तो मेरी कोई कदर हुई नहीं, कभी वजीफा मिलना बंद हुआ, कभी हवालात की नजर हुआ, अब मेरी इतनी वाहवाही क्यों? तो फैज बोले क्या यही तो ट्रेजेडी है, आप तुमको सुन रहे हो कि नहीं? नहीं, छोड़िए, हम लपेट रहा हूं। शाबाश, लपेटो। तो फैज बोले बेटा यही तो ट्रेजेडी है, आप अपने असल जन्म के कोई 150-200 साल पहले ही पैदा हो गए। उस दौर में न तो आपकी कोई कदर थी ना आपकी शायरी की। फिर उनका गला भरा है, कहने लगे चचा काश आप इस दौर में पैदा हुए होते तो अपने ऊपर हो रही रिसर्च देखते, सेमिनार देखते, और कुछ नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर काजिम की जगह आप प्रोफेसर होते, और प्रोफेसर भी छोड़िए, आप चेयरमैन होते। हाँ, मैंने कहा अच्छा भाई, तब बस फिर हमने ऊपर वाले को एक दरख्वास्त लिख भेजी। दरख्वास्त मसला है भाई तुम लोगों के साथ। एप्लीकेशन तो इससे हिंदी में बोलिए ना।
हाँ, तो हमने ऊपर वाले को एक दरखास्त लिख भेजी, इसमें लिखा कि देखिए साहब, ये आपकी गलती थी कि आपने मुझे मेरे असल जन्म से कोई 150 साल पहले ही पैदा कर दिया। उस दौर में ना तो मेरी कोई कदर थी न मेरी शायरी की, लिहाजा मुझे एक मौका और दिया जाए। और आप उसकी बातों में आ गए। वो क्या नाम बताए थे उसका, बता रहा हूँ, हम बता रहा हूँ क्या, मयूर विहार फेज 1 फेज 2 फेज, अरे भाई फैज अहमद फैज। हम उसकी बातों में आ गए। बस बस अब फिर क्या था, अब फेंक दिया गया। मैंने देख दिया, अब मुझे 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 एक मौका और दिया जाए। आपको एक मौका मिल गए। हाँ 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 मियाँ, तो आप जाके पाकिस्तान में काहे नहीं जन्म लिए, हमारा टाइम खराब करने के क्यों आ गए। तो भाई पाकिस्तान में दूसरा जन्म लेने का क्या फायदा होता है भाई, वो भेजते तो हिंदुस्तान ही। और फिर हमें अपनी अपनी दिल्ली याद आई, अपनी 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 हवेली याद आई, और याद आई मुगल जान चालक जिनका बनारस में इंतकाल हो। लिहाजा साहब तहिया किया कि दूसरा जन्म लेंगे तो या तो दिल्ली में लेंगे या बनारस में। अल्लाह मियाँ कहने लगे, भाई बनारस में तुम्हारी टक्कर का एक दाढ़ी वाला पहले से भेज रखा है। फिर फरमाते हैं कि बस 2 साल और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं। मैं जो काम आपके बस का नहीं है मत कीजिए। यही वादा आपने 10 मार्च को भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल बस नताइज निकले। आप दिल्ली में करवाइए, दिल्ली में बस। फिर क्या था, फेंक दिया गया एक रोज IAS बेटी की गोद में। आपकी बात में दम तो है। देखिए, कल आप हमारे साथ वहां चलिएगा, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहां चेयरमैनी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। देखते हैं कौन सा आपको चेयरमैन बनने से रोकता है। बूथ कैप्चरिंग कर दूंगा उस काम। अरे भाई एक बार तुम्हें बताए बगैर मैं वहां गया था, गए थे, क्या हुआ वहां के जो मौजूदा चेयरमैन है मुझे देखते ही कहने लगे, आप गालिब हैं, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, लेकिन आप PhD नहीं है, आप डॉक्टर असदुल्ला खां गालिब नहीं है, आप चेयरमैन तो क्या चपरासी भी नहीं बन सकते। अरे तो वहां जाइए ना जहाँ पे आप पे रिसर्च होता है। अरे वो कौन सा, अरे भाई हाँ वो हाँ समझ गया, बक रहा हूँ JNU में क्या क्या कुछ था। हाँ भाई भाई जानू यूनिवर्सिटी आइए, जानू। वहां भी गया, वहां गए थे, क्या हुआ वहां एक रिक्शा वाला, रिक्शा नहीं चलता, साउथ दिल्ली है वो, वहां एक हाँ रिसर्च स्कॉलर से मिला। तो पूछा, यहाँ तुम गालिब पे रिसर्च कर रहे हो? वो बोला, कौन उल्लू का पट्टा गालिब पे रिसर्च कर रहा है, वो तो इसलिए PhD में एडमिशन ले लिया कि हॉस्टल मिल जाए और IAS की तैयारी कर सकूं। अरे तो आप वहां जाइए ना जहाँ पे आपका वो प्रोग्राम होता है। अरे वो जाइए, गालिब एकेडमी जाइए, वहां भी हुआ है। क्या हुआ वहां अभी दरवाजे तक पहुंचा था कि 2 लोग बातें करते हुए बाहर निकले। उनमें से एक कह रहा था, ये गालिब तो मर गया पर हमारे लिए बवाल खड़ा कर गया। हर रोज एक नया जलसा, हर रोज एक नया फंक्शन। ये गालिब कहीं मिल जाए तो मैं उसका सर मैं वहीं पास में अपने मजार पे भी गया। मजार, कब्र, अच्छा कभार कंक्रीट वाला कभार जो आप लोग यहाँ बनता है। हाँ भाई वहां क्या देखा, 2 लोग मेरी कब्र पे बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं। अपना एक शेर याद किया और लौट आया। हुए मर के हम जो रुसवा हुए, क्यों न गर्क दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। बुलशिट बुलशिट बुलशिट। लगता है बुलबुल से बड़ी कोई चिड़िया होगी। पकड़ ना लीजिएगा कभी। ये देखिए आपकी बात में दम तो है। एक बार ये एड एजेंसी वालों को पता
चल जाए ना कि आप ही असली गालिब हैं, तो आप नौकरी कब पूछते हैं? आपको तो भारत रत्न मिल जाएगा, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। उसके लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए एक एजेंसी जाना, निकालो निकालो, मेरा जितना एड्स निकाल सकते हो निकालो। मुझे भी न जाने क्यों एड्स का बहुत शौक है, 13 साल की उम्र में ये शौक पैदा हो गया था। गालिबन हयात कायम रहा। बुला 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 बुला, आप बैठिए, हम फोन करके आता हूँ। वोडाफोन है, आगे लग गया। तो आज शाम को आप एड्स एजेंसी जाएंगे, सुबह पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा गालिब न्यू दिल्ली में आप नौकरी कब पूछते हैं? आपको तो भारत रत्न मिल जाएगा, भारत रत्न। वैसे भी कोनो कैंडिडेट नहीं बचा है, जितना डिजर्विंग था सबको मिल गया। सबसे पहले वो हो गई लता दी, मैं आ रहा था, वो वहां पहुंची थी। और फिर वो हो गए लाल कृष्ण आडवाणी, तो उनको भी दे दिया भारत ने, उनको पद्म विभूषण दे दिए। अब उनको कुछ तो मिलना चाहिए था ना। अब तो आप ही रह गए। नहीं, एक और नाम है, अमिताभ बच्चन। तो जब कभी समाजवादी पार्टी का सरकार बनेगा तब न मिलेगा उनको। और हालात देख के तो लगता है जब इस बार नहीं बन पाया तो तब वो नहीं बन पाएगा। आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा भारत। आप ही अभी आपको दिलवा के रहेंगे, देख लीजिएगा, 15 अगस्त तक दिलवा देंगे। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। जरूर कोई उम्दा किस्म की शराब होगी। भारत रत्न, भारत रत्न। जी कादम साहब। जी जनाब अली, बहुत शुक्रिया। और ये गालिब न्यू दिल्ली का ये सीन था। तो खैर ये ड्रामा भी देखा हुआ है और कई बार मतलब देखने का शर्फ हासिल हुआ। और ये कमाल है सईद आलम साहब का कि जब भी ये इसलिए कहा जाता है ड्रामे के बारे में कि ड्रामे का हर शो नया शो होता है, हर प्रेजेंटेशन नया होता है। और जिसकी मिसाल सईद आलम साहब की प्रेजेंटेशन में हमें देखने को मिलती है कि हर शो में कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन होता है, कुछ नई चीज ऐड करते हैं। और अभी भी जैसे आपने इस रीडिंग में हम लोगों ने देखा कि उस मंजर की, उस ड्रामे की मंजर की रीडिंग कर रहे थे और उसमें पूरा आज और आज के किरदार और यहाँ जो मौजूद किरदार हैं वो किस तरह से उन मुकालमों के दरमियान आ गए। तो और हर शो नया शो होता है, वो शो करते हैं। सईद आलम साहब की खुसूसियत ये है कि आप बैक वक्त कई जबानों में ड्रामे करते हैं। वैसे ड्रामे की जबान परफॉर्मेंस की जबान होती है, स्क्रिप्ट की नहीं होती है। लेकिन सईद साहब जो है अंग्रेजी में ड्रामे करते हैं, हिंदी में ड्रामे करते हैं, उर्दू में ड्रामे करते हैं, इंग्लिश में ड्रामे करते हैं, उर्दूइश में ड्रामे करते हैं, हिंदीश में ड्रामे करते हैं। तो ये सब जो जबान है, यानी कोई स्क्रिप्ट की जबान नहीं है, बल्कि वो परफॉर्मेंस की जबान है, वो किरदार की जबान है। और वो किरदार की जबान अभी भी हमें बखूबी गालिब और दूसरा जो रूम पार्टनर है, रूम पार्टनर जो था, रूम पार्टनर, उसका नाम है जय हिंद। जी जय हिंद। हाँ, गालिब उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। तो ये जो रूम पार्टनर के जरिए जो आपने देखा और मिर्जा गालिब के मकाल में, और सईद साहब ने अपने जो ड्रामे की बाकायदा जो प्रोफेशनल ड्रामे जिसको हम कह रहे हैं प्रोफेशनल ग्रुप की शुरुआत की। जहाँ तक मुझे याद आता है कि ड्रामा 94 में कट 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 ड्रामे से एक तरह से शुरुआत हुई थी, जिसका जिक्र भी नहीं सुनने को मिलता। लेकिन पता नहीं मेरे जहन में क्यों रह गया और क्यों मैंने देख लिया था वो ड्रामा, जो आज तक सईद साहब के ड्रामे का शौकीन देखने का, कोई ड्रामा करते हैं तो कॉमेडी से आपने शुरुआत की। और उससे पहले आप पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद थे, प्रोफेसर थे। अभी जिस तरह से प्रोफेसर के बारे में आपने उनके ख्यालात सुने और खुद प्रोफेसर थे, डॉक्टर हैं, लेक्चरर है। अब वहाँ उत्तर प्रदेश में लेक्चरर को प्रोफेसर ही कहते हैं। नहीं, उसका एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनिए। मेरे पास जो खतूत आते थे उस पे लिखा रहता था टू प्रोफेसर एम सईद आलम, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो
प्रोफेस करना जो है वो आपने तालिब इल्मी के जमाने से शुरू कर दिया था, तो जो भी प्रोफेस करता है वो प्रोफेसर होता है। और वैसे भी इंटर कॉलेज में भी प्रोफेसर होते हैं, तो आपने बाज़ाब्ता दरस व तदरीस से वाबस्ता आप रहे, और पता नहीं क्यों वो कौन सा लम्हा था और कौन सा मौका था जिस पर आपने दरस व तदरीस को मतलब छोड़ करके उनको खैराबाद कह करके और आप थिएटर की तरफ आए। तो वो कौन सा मुहर्रिक था, वो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उस दरस व तदरीस को छोड़ करके ड्रामे की तरफ आए और सिर्फ इसी में लग गए आप? ऐसा कौन सा वो ऐसी मुहर्रिक थी, कौन सी ऐसी बात? वो क्या था कि आप वो टेम्परेरी लेक्चरर हैं, फिर वो आप एडहॉक लेक्चरर हैं, फिर वो कहीं फला साहब चेयरमैन ना हो जाएं तो आप नहीं रह पाएंगे लेक्चरर और आप हो जाएंगे लेक्चरर। और अब जो जमाना हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे, साहब हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, हमारे वालिद साहब तो बीकॉम करने के बाद सरकारी नौकरी में आ गए थे, तो ये कब तक अपने वालिदैन के खर्चे पे जो है वो तालीम हासिल करते रहेंगे। तो जब ये हो गया, अब यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम होता है कि वो एक तलवार सी लटकी रहती है कि भाई पता नहीं आप परमानेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैंने एक रोज सोचा कि भाई बस अलविदा कहते हैं, खैर बात कहते हैं। और अब ऐसा नहीं कि मैं फॉरेन थिएटर में आ गया, मैं ईरानियन न्यूज एजेंसी में तकरीबन 7 साल थिएटर और नौकरी बैकवर्क भी मैंने की है एक जमाने तक। तो बस वो दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद बस ये था कि साहब न जाने कब आप खास कितनी ही किताबें लिख चुके हों, कितनी ही रिसर्च पेपर, मतलब मुझे अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, उस जमाने में मेरी एक किताब छप के आ चुकी थी और तकरीबन 17 रिसर्च पेपर्स मैंने लिख रखे थे। लेकिन साहब मुझे लेक्चरर परमानेंट इसलिए नहीं बनाया जा रहा था कि ये तो अभी बहुत यंग हैं, इनको तो बाद में भी मौके मिलेंगे। फला साहब को अल्लाह मरहूम को जन्नत बख्शे, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन फला साहब को बना दो। मैंने कहा भाई अब इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैंने कम उम्र में तालीम हासिल कर ली है। तो फिर वो सोचा कि भाई चलिए अब इन सब चीजों से किनारा कशी अख्तियार करते हैं। और एक बैकग्राउंड तो था। देखिए अगर आप गौर करें तो मेरे प्लेस का जो है एक सियासी पस मंजर आपको जरूर मिलेगा हर प्ले में, जिसकी वजह से मौलाना आजाद जैसा प्ले भी हुआ। तो वो जो तालीम हासिल की थी इनमें सियासत में भी जो तालीम हासिल की थी, उसमें ड्रामे को बहुत फायदा पहुंचा है, बहुत। या जैसे अगर आप गालिब न्यू दिल्ली देखते हैं और उसमें जो पॉलिटिकल कमेंट्स होते हैं, तो इस किस्म के पॉलिटिकल कमेंट वही कर सकता है या तो जो रोज अखबार पढ़ता हो और रोज टीवी चैनल देखता हो, या उसका ताल्लुक जो है वो कुछ सियासत से किसी न किसी तरीके से रहा हो। तो बस एक वो वजह थी कि वो इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ड्रामा करना बहुत अच्छा लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इंसानी फितरत है। वो मैंने अपने ड्रामे के रिव्यूज देखे टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस जमाने में पायनियर था, एशियन एज में कविता नागपाल साहिबा का रिव्यू देखा। मैंने कहा अरे इससे अच्छी तो मैं 25 पेपर्स लिख जाऊंगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, कभी कभी न्यूज़पेपर की सुर्खी नहीं बन पाऊंगा। है कविता नागपाल साहिबा कह रही हैं कि साहब वो एक प्लेराइट पैदा हुआ है जो बरसों तक जो है तो वो जो अखबार में अपना नाम देखा तो इतनी ज्यादा खुशी हुई, उससे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि हमने कहा कि साहब अब जो है वो थिएटर ही करेंगे। पर बाद में हालत ये पहुंची कि थिएटर ज्यादा करने लगे और अखबार में नाम आना बंद हो गया। ये भी एक अच्छा ये है, इसलिए ज्यादा थिएटर पे कॉलम छपता हफ्ते में एक ही दिन है और आप ड्रामा करते हैं हफ्ते में 7 दिन। कभी कभी 9 10 शो होते हैं हफ्ते में आपके। हाँ, एक दिन में एक शो आपने किया, फिर दूसरा शो उसी दिन आप कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पर। ये भी नहीं कि मकाम वही है, स्टेज वही है। तो इस तरह का भी ये है। सईद आलम साहब की जब हम कॉमिक प्ले को हम देखते हैं और प्ले का नाम ही हम देखते हैं, तो वहां सिर्फ ये नहीं कि मजा है इनके ड्रामे में, जैसा कि इन्होंने भी फरमाया कि वो एक तंज का नश्तर जो है वो चलता रहता है उसमें, कभी कभी मकालमे की सूरत में बराह रास्त और कभी बिटवीन द लाइंस, उसके पस मंजर में, उसके हरकत और सकनात में, उसके जेस्चर पोस्चर्स में।
और ड्रामा सिर्फ डायलॉग की अदायगी का नाम नहीं है। मैंने कमोबेश तमाम ड्रामे देखे हैं सईद आलम साहब के, तो उसमें जो वो जेस्चर्स पोस्चर्स में जो तंज है, वो हरकत और सकनात में जो तंज है, वो जरा सी आंखों की जुम्बिश और होठों की मुस्कुराहट में जो वो तंज आता है, वो इनके ड्रामों में बखूबी देखने को मिलता है। इनके ड्रामों के सिर्फ आप नाम भी अगर देख लें तो वहां भी आपको न सिर्फ मजाक नजर आएगा बल्कि वो तंज भी नजर आएगा। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा गालिब इन न्यू दिल्ली जो इनका खैरत उन्होंने की, अकबर द ग्रेट नहीं रहे, हाँ, या फिर टू गांधी जी विथ स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये जो नाम है या प्राइवेट अफेयर्स या फैमिली फैमिली एडमिशन प्लानिंग, तो ये जो फैमिली प्लस एडमिशन और प्लानिंग, अब इसको आप तरकीब ही देखें कि वहां जो दिल्ली में जिस तरह से हम स्कूलों में आजकल, मैं भी उसमें अपने भतीजे के लिए परेशान हूँ कि स्कूलों के चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन दाखिला नहीं हो रहा है, कहीं 1 किलोमीटर ज्यादा दूरी पे रहता हूँ और कहीं ज्यादा करीब। यही नहीं है काजिम साहब, आपको ये प्लान करना होगा कि आपका बच्चा किस तारीख को पैदा हो ताकि उसके 3 साल या 4 साल के बाद फलाने स्कूल में हो, और बच्चा किस तारीख को पैदा हो तो आपको और कुछ चीजें भी प्लान करनी होंगी। ये चीजें हैं, तो ये इनके ड्रामों में हमें देखने को वो चीजें मिलती हैं। या वो जो सटायर है कि हिस्टोरिकल सटायर, जैसे हिस्ट्री जो है कि अकबर को लेकर के आप जिस तरह से, जैसे अकबर द ग्रेट नहीं रहे, नाम को लेकर के गांधी जी पर आपने लिखा, चचा छक्कन जो पूरा सीरीज आपकी है, आप उस पर जो आपने ड्रामे किए हैं, या हिंदुस्तान पाकिस्तान और एजमायर्स पर जो आपका है, जिस तरह का सटायर है ये पूरा, तो ये कॉमेडी करना मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां अब आपको तंज के नश्तर भी सामने रखने पड़ते हैं और किसी को उससे तकलीफ ना हो वो भी सामने रखना पड़ता है, और उस तंज के साथ, उस मुस्कुराहट के साथ वो कर्व भी उनके अंदर मुंतकिल कर देना है, जिसकी वजह से वो कॉमेडी या वो कॉमिक सामने आई। तो सईद आलम साहब ये जो तमाम 4-5-7 आपकी कॉमेडी प्लेज है, या अकबर को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, या गालिब को लेकर, या बिग बी आपका प्ले है, इसके पीछे क्या मतलब किस तरह कारफरमा होता है? आपको स्क्रिप्ट लिखते वक्त किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं, किस तरह का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक तो 2 वजूह हैं इसकी। मैं अलीगढ़ से आया था, तो अलीगढ़ में बैक वक्त ड्रामा जो है वो तकरीबन 1400-1500 बच्चे देखते हैं, तो वहां सरवाइव ही कॉमेडी करती है। अच्छा, दूसरे एक इत्तेफाक, बड़ा हसीन इत्तेफाक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने मुश्ताक यूसुफी पढ़ लिया था बचपन में, और कई बार पढ़ लिया था, और उसके अलावा इब्न सफी पढ़ लिया था। तो और मैं फिल्में देखने का भी बड़ा शौकीन था, तो मुझे हिंदी फिल्मों में इतनी भोंडी कॉमेडी नजर आती थी, और जब मैं अलीगढ़ के ड्रामे देखता था या मुश्ताक यूसुफी की तहरीरें पढ़ता था या जासूसी दुनिया पढ़ता था, और उसमें जो ज़बानो बयान में जो मिजाज है वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आता था। अच्छा, फिर वो हम लोग का वो जो घर का जो बैकग्राउंड है, और भाई हमारे मामूओं ने तो हमारी टांग खींचने के अलावा और कुछ नहीं किया। हमारे घर में बड़ा चिपका दो, मतलब किसी तरीके से, किसी से शाइस्ता तरीके से कोई कमेंट कर दो। मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार का नाना लगते थे, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, कैटरैक्ट का ऑपरेशन जिसको कहते हैं। तो बहुत से लोग आए अयादत में, तो हमारे मामू ही एक चच्चा है, वो बोल रहे हैं, देखिए साहब, जब आंख खुलने पे इतने लोग आए हैं तो आंख बंद होने पे कितने आएंगे। तो इस किस्म के, तो मैं जब यहाँ ड्रामों की दुनिया में आया तो मुझे लगा कि वो बॉडी लैंग्वेज की कॉमेडी यहाँ बहुत ज्यादा है, और वो भी एक जमाने में फिल्म ने चीजें पारसी थिएटर से उधार ली थी, अब थिएटर जो है कॉमेडी जो है वो फिल्मों से उधार ले रहा है। तो मुझे लगा कि भाई अगर ज़बानो बयान में, किरदार को लंगड़ा दिखाना जरूरी नहीं है, अंधा दिखाना जरूरी नहीं है, काना दिखाना जरूरी नहीं है,
जैसे वो आप कट 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 जिसका जिक्र कर रहे थे, मेरा फेवरेट प्ले है इस वजह से कि उसमें अचानक 125 लोग प्ले देखने आ गए। हमने तो तस्वुर भी नहीं किया था कि 20-25 से ज्यादा लोग प्ले देखने आएंगे। तो मालूम हुआ कि वजह क्या है कि ये कॉमेडी है। तो अब जब वो कॉमेडी हुई तो उसमें कोई भी कैरेक्टर, आपने देखा है उसमें कोई भी कैरेक्टर जो है बफूनरी नहीं करता, क्योंकि उसमें खुद मेरा कैरेक्टर है। आलम साहब जो थिएटर ग्रुप के राइटर हैं और उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है जब कोई गलत तलफ्फुज से कुछ बोलता है। तो आलम साहब का सिर्फ एक ही फोकस रह जाता है, वो सबका तलफ्फुज दुरुस्त कराते फिरते हैं। और आखिर में ये होता है कि प्ले में इतना ज्यादा तलफ्फुज ठीक हो जाता है कि सीन को शीन बोलने लगते हैं, काफ को काफ बोलने लगते हैं, गाफ को गाफ बोलने लगते हैं, उससे कॉमेडी पैदा होती है। तो एक्टर जहां शीन काफ गाफ पे दाल नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोलता है। तो अब ये देखा कि भाई वो सिर्फ इंटरेक्शन थे। अच्छा, वो ना मेरा कोई नाम था, ग्रुप नया नया था, और हम ओरिजिनल प्लेस करते थे। तो ये भी नहीं कि किसी मशहूर प्ले राइट गिरीश कर्नाड साहब का प्ले ले लिया या मोहन राकेश साहब का प्ले ले लिया, तो वो कोई वजह हो ही नहीं सकती थी कि लोग आए देखने। तो ख्याल हुआ कि सिर्फ क्योंकि कॉमेडी लिखा हुआ है इसलिए लोग जरूर से ज्यादा तादाद में उसको देखने आ रहे हैं। और मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि मैं अब अक्सर कटकट का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कटकट का नाम लिया, मैं उसका नाम लेना भी भूल जाता हूँ। वो बैकबोन है, उसने मुझे एस्टैब्लिश किया है दिल्ली से। मुझे लोग जाने बगैर वो लोग वो प्ले देखने आ जाते थे और बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और खुसूसन आलम का कैरेक्टर बहुत पसंद करते थे, जिसको सिर्फ उर्दू से मतलब था, किसी चीज से नहीं। तो कैरेक्टर हमने डाला था देवघर का कौशिक, जिसको संस्कृत में पीएचडी कर रहा था। तो सईद आलम और कौशिक की ईगो टसल है। सईद आलम जितने भी उर्दू लफ्ज बोलते हैं, कौशिक उसका जो है संस्कृत रूपांतरण ले जाता है। अब वो ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता था कि जब सईद आलम कोई उर्दू लफ्ज बोलते हैं तो वो उसका वो संस्कृत मुतबादिल ले आता है। तो मुझे लगा कि भाई ये सब चीजें कामयाब रहेंगी। फिर इत्तेफाकन गालिब न्यू दिल्ली हो गया, उसमें फिर यही हुआ, जबानों का इंटरेक्शन है वो, और कुछ नहीं है। उसको मैं उर्दू प्ले भी नहीं कहता इस वजह से। और आखिर में गालिब साहब इंग्लिश और हिंदी और वो जय हिंद की अंग्रेजी सीख जाते हैं। और तो बस ये सब चीजें थ्योराइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन ऑडियंस की वजह से चीजें होती चली। मैंने तो ये ड्रामा उस वक्त देखा था जब मैंने रिसर्च करना भी शुरू नहीं किया था। अच्छा। कट कट कट। तो और उसके बाद फिर जो ड्रामे देखे, और उस जमाने में मैं कौमी आवाज निकला करता था और उसमें वीकली कॉलम लिखा करता था, और कई ड्रामों पर मैंने वो कॉलम लिखा है आपके ड्रामों के हवाले से। आपने एक तरफ तो वो कॉमेडी ड्रामे हैं जिसने एक तरह से कहिए कि आपको एस्टेब्लिश किया या आपकी पहचान बनाई, या कट 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 से जो आलम थे वो आलम डॉक्टर एम सईद आलम की शक्ल में सामने आए हमारे थिएटर की दुनिया में उस प्ले से निकल करके। दूसरी तरफ एक बड़ा चैलेंज होता है खासकर ड्रामे में, और खासकर उर्दू के नाम से जब हम ड्रामे करते हैं, जो क्लासिक प्लेज या जो सीरियस प्लेज आपने किए, बहुत सी ऐसी पर्सनालिटी पर कि वो मौसीकी से मुतालिक एल सहगल हो, मौलाना आजाद हो, मिर्जा गालिब हो, दाग हो, इकबाल हो, के उन पर भी आपने प्लेस किए। और मुझे वो सफर भी याद है कि जब हम लोग राजधानी से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में करने आपकी वजह से वो प्ले हो गया था, और आपने अपना वाला प्ले पहले कर लिया, मेरा बाद में किया, ताकि हम लोग वक्त पे पहुंच के प्ले कर सकें। हाँ बिल्कुल। तो वो ये हुआ था उस तरह से, और उसमें बाज़ाब्ता मैं ऑडियंस में बैठकर भी उस ड्रामे का कैरेक्टर था। मैं इकबाल का याद होगा आपको वो एक शेर के हवाले से कि एक वो भी एक लोगों को तो लगा कि ये अचानक हुआ है, लेकिन वो भी प्लान था, और ऐसे भी प्ले किए जाते हैं। तो आपको ये चैलेंज मेरे ख्याल से जो लोग सुन रहे हैं, एक मैं किस्सा सुना देता हूँ। मैंने ट्रेन में इकबाल का एक शेर गलत किया, पढ़ा, तो काजिम साहब ने कहा कि नहीं ये है। मैंने काजिम साहब से कहा कि यार आप ऑडियंस में ना, मैं ये शेर गलत ही पढ़ूंगा और आप इसको सही कर दीजिएगा ऑडियंस में से। तो मैंने वो प्ले में भी शेर गलत पढ़ा और काजिम साहब ने शेर को सही किया। बहरहाल ये बात हो गई। मैं प्ले के बाद में, उस जमाने में सिगरेट पीता था, अब माशाल्लाह पिछले 7 बरस से नहीं पी रहा हूँ।
तो मैं उस प्ले के बाद में बाहर गया सिगरेट पीने, तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, उसमें से एक स्टाफ कह रहे थे कि देखो गलत है, काजिम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उस एक्टर ने गलत पढ़ दिया तो पढ़ दिया, वहां से आपने टोक दिया ऑडियंस में से, क्या सिफत हुई होगी उनको। तो उन्होंने जो प्लान किया था वो बिल्कुल सही नहीं था। तो वो साहब बाकायदा शिकायत कर रहे थे कि काजिम साहब को टोकना नहीं चाहिए था। तो ये है, मैं ये जानना चाह रहा था यहाँ इस हवाले से कि जब आप इस तरह के सीरियस प्ले उठाते हैं और वो करते हैं जो मौलाना आजाद बहुत मतलब एक सिंगल कैरेक्टर का ही है, जो टॉम वॉल्टर पहले क्या करते थे आप खुद करते हैं, या केएल सहगल है, या इस तरह के प्ले जब आप उठाते हैं तो उसको राइटिंग से लेकर के प्रोडक्शन तक और परफॉर्मेंस तक में किस तरह से आप प्लान करते हैं और किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है और ऑडियंस के क्या रिएक्शन में आपके देते हैं? देखिए, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं दो चीजों के बहुत खिलाफ हूँ। एक अपने 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 लिए, सिर्फ अपने लिए, एक तो मैं एडेप्टेशन नहीं करता, और दूसरे जो प्लेज पहले हो चुके हैं उनको दोबारा नहीं करता कि साहब वो आधे अधूरे जो है वो जो भी वर्जन है वो मोहन राकेश का, उसमें सईद आलम का वर्जन नहीं हो सकता। तो अब जब वो प्ले हो चुका है तो दोबारा करने से क्या, अब क्या हासिल, अब इसकी वजह से नए नए मौजूआत ढूंढने पड़ते हैं। साहब आप किसी और का लिखा हुआ प्ले नहीं करेंगे, जो प्लेस पहले कोई और ग्रुप कर चुका है वो नहीं करेंगे, और एडेप्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो मैंने एक दो प्ले एडेप्ट भी किए, करने पड़े, उसका भी अपना किस्सा है। तो अब नए मौजूआत ढूंढने पड़ते हैं कि साहब वो क्या क्या चीजें हैं जिन पे ड्रामे नहीं हुए। तो साहब ये पता चला कि भाई केएल सहगल की जिंदगी तो बड़ी 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 अजीबोगरीब थी। बेचारे 46 से 47 साल की उम्र में, 43 साल की उम्र में मेरा ख्याल से इंतकाल फरमा गए, और उस 43 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो सुपरस्टार हो चुके थे। तो ये क्या, और साहब जिस स्ट्रगल और इन सब चीजों की हम आज बात करते हैं वो 1930 और 20s में कर चुके थे। तो आइए साहब सहगल पे एक आधा ड्रामा किया, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखता हूं मैं कि ह्यूमर सिर्फ कॉमेडी की इजारादारी नहीं है, ह्यूमर आपके संजीदा प्ले में भी हो सकता है। और मैं एक अंडरकरेंट ह्यूमर का आपने गौर किया होगा इकबाल में आलू गोश्त, और ये सही किस्सा है, उनका जो नौकर था उसको सिर्फ आलू गोश्त बनाना आता था और इकबाल ने उसको रख लिया और वो रोज आलू गोश्त खिलाता था। अब वो आलू गोश्त का सिलसिला पूरे प्ले में चलता है। तो इसी तरीके से मौलाना आजाद में वो मौलाना आजाद हुमायूं कबीर से कहते हैं कि भाई चाय पी लीजिए, और वो कहते हैं मैं चाय नहीं पीता, और ये सही बात है। तो मौलाना आजाद ने कहीं लिखा था कि भाई मुझे जिंदगी में जिन जिन लोगों से नुकसान पहुंचा वो चाय नहीं पीते। तो जुमला जब आप स्टेज पे बोलेंगे भाई पी लो, तो वो तो एक जिसको आप कहते हैं कि मिजाज, जिसको आप कहते हैं वेट, वही जो मुश्ताक यूसुफी के यहाँ है। मुश्ताक यूसुफी कहीं किसी भोंडेपन का सहारा नहीं लेते, कोई बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या वियर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं करते वो दो। तो जो संजीदा प्लेज हैं उसमें भी ये ख्याल रहता है कि भाई आपको ड्रामे के बीच बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऑडियंस को देने हैं जो जिसपे वो बेसाख्ता कहका लगा दे। तो उसमें भी ह्यूमर का, जराफत का एक एलिमेंट जो है वो जरूर रहना चाहिए। दूसरे जहां इसका नुकसान पहुंचता है कि आप मशहूर ड्रामे नहीं करते, वहां इसका फायदा भी पहुंचता है कि आप वो मौजूद लेके चले आते हैं जिस पे कभी ड्रामा ही नहीं हुआ हो। तो वो केएल सहगल लोग इसलिए बहुत ज्यादा तादाद में देखने चले आए कि साहब केएल सहगल पर उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं था, उनको सुना था, या मौलाना आजाद। अब ऐसा नहीं है कि मौलाना आजाद लोग इसलिए देखने चले आए कि अरे साहब मौलाना आजाद भी स्टेज का हिस्सा हो सकते हैं, और स्टेज पे मौलाना आजाद मुसलसल 2.25 घंटा, और ये अंग्रेज मौलाना आजाद कैसे लगेगा, टॉम वॉल्टर ये क्या बेवकूफी की है, फला साहब थे फला साहब थे फला साहब थे उनके बजाय। और साहब, और मैं ये बता रहा हूँ हमने पहले से कोई कोशिश नहीं की थी,
बल्कि तय ही यही हुआ था कि भाई मौलाना आजाद कैसे बोलते थे, कैसे तकरीर करते थे, घर में कैसे बात करते थे, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो आप जैसे बोलेंगे वही मौलाना आजाद होगा। और वो टॉम साहब जब मौलाना आजाद शेरवानी और टोपी और वो दाढ़ी रख के मौलाना आजाद बन के आए तो वो तकरीबन मौलाना आजाद लग रहे थे। अच्छा, और फिर बाद में हम लोगों ने वो भी ढूंढ लिए, उसकी तारीख भी ढूंढ ली, हिसाब देखिए, क्योंकि मौलाना आजाद भी खालिस हिंदुस्तानी नहीं थे, माँ अरब थी उनकी। तो वो एक गोरा टॉम वॉल्टर, जो के टॉम वॉल्टर साहब बहुत चिढ़ते थे अगर कहा जाए उनको गोरा, तो कहते थे कि वो उस वजह से वो टॉम वॉल्टर ज्यादा निभ गए उस किरदार में। मैंने एक जगह उनको भी पढ़ा था, अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब को, जब उनकी पहली मुलाकात हुई मौलाना आजाद से। म्यूट हो गया आपका म्यूट हो गया माइक। सईद आलम साहब म्यूट हो गया आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी, अब्दुल माजिद दरियाबादी आवाज आ रही है जी। तो अब वो बिल्कुल मिनोन मौलाना आजाद लगने लगे, और मौलाना आजाद की किरदार निगारी कभी स्टेज पे हुई नहीं थी या हुई। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे आप इजाजत दें, मौलाना आजाद मैंने क्यों लिखा। गांधी फिल्म जो है जिसपे लोग आशश करते हैं, मुझे सिर्फ इसलिए खराब लगी थी कि किसी एक शख्स को एक दाढ़ी चिपका के आपने मौलाना आजाद बना दिया। अब वो मौलाना आजाद जो है वो गांधी जी के पास जो 5 नेटवर्क का कुछ नेटवर्क इशू है उनका। और ये मौलाना आजाद स्लो परफॉर्मेंस था। और टॉम वॉल्टर साहब क्या करते थे इसका ये कि अकेले 2-2.25 घंटे स्टेज पर होते थे और पूरा मौलाना आजाद और के हवाले से पूरी गुफ्तगू उसमें करते थे, वो पूरी बात करते थे वो। और इस तरह से और भी कई प्लेज हैं जो शख्सियात पर सईद आलम साहब ने लिखे हैं। अल्लामा इकबाल पर तो वो पूरा परफॉर्मेंस है। फिर गालिब के हवाले से गालिब और कोलकाता उनका प्ले है, गालिब के खत उनका प्ले है। फिर मुशायरा आज़ादी है, उसमें गालिब के हवाले से लाल किले का आखिरी मुशायरा है, उसमें गालिब के हवाले से उन्होंने कहा है। साहिर का ख्याल आया उनका प्ले है। यानी अदबी शख्सियात पर भी कई प्लेज आपने लिखे हैं जिसको हम संजीदा प्ले कह सकते हैं। मोहन से महात्मा, गालिब, केल सहगल, साहिर के ख्याल में महात्मा और मुशायरा, सन्स ऑफ बाबर जो समाल पेशी साहब का प्ले है उसका उन्होंने पेश किया, लाल किले का आखिरी मुशायरा, शाहजहां पर और मुमताज के नाम से उनका एक नाम प्ले है। तो सईद आलम साहब ने बहुत सी अदबी, इल्मी और बहुत सी ऐसी शख्सियत पर भी ड्रामे लिखे हैं जिन पर उनसे पहले नहीं लिखा गया था। जी सईद साहब, आप वो आजाद के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं। जी। तो मुझे गांधी फिल्म, काजिम साहब, गांधी फिल्म मुझे सिर्फ इसलिए खराब लगी थी कि उसमें मौलाना आजाद की एक हद तक किरदार कुशी की गई थी। और भी सरदार पटेल और बहुत सारी फिल्में देखी, वो एक आदमी वो बकरे वाली दाढ़ी लगा के चुपचाप खामोश बैठा रहता है, और इतनी हमजहत शख्सियत, इतनी रंगारंग शख्सियत, तो ख्याल आया कि भाई ये जो है वो मफरूजा दूर किया जाए, क्योंकि जो लोग कभी गांधी जी पे या नेहरू साहब पे या हिंदुस्तानी सियासत पे या हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के बारे में कुछ बनाते या कुछ लिखते हैं, क्योंकि वो उर्दू से वाकिफ नहीं, इसलिए वो मौलाना आजाद से भी वाकिफ नहीं है। आइए मौलाना आजाद बताया जाए कि भाई वो मतलब ऐसी 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 शख्सियतें सदियों में एक आध बार पैदा होती हैं। तो इसलिए मौलाना आजाद इसलिए हो गया। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि मौलाना आजाद में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होगा। चीज तो है। और खुद मौलाना आजाद पर 3 ड्रामे आपने लिखे हैं और खेले हैं, मौलाना आजाद की याद में और मौलाना आजाद के कलम से। 3 ड्रामे आपने किए हैं और उर्दू में आपने ड्रामे किए हैं, जिसको उर्दू मैं कह रहा था। तो ये जो खुसूसियात है सईद आलम साहब की, कि जब किसी एक मौजू पर काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक काम मुकम्मल करने के बाद, एक ड्रामा लिखने के बाद उसको छोड़ देते हैं, बल्कि मुसलसल काम करते हैं। और ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि आप इम्प्रोवाइज करते रहते हैं,
और उसमें फिर कुछ नया पहलू जैसे ही नजर आता है तो फिर एक नया ड्रामा हमारे सामने आ जाता है और एक नए जाविये से उस मौलाना आजाद को हम देखते हैं, या किसी भी मौजू पर गालिब हो या मौलाना आजाद हो या दूसरे ऐसी शख्सियात जो अदबी और इल्मी शख्सियात हैं, उनके हवाले से आपने ड्रामे लिखे हैं। कुछ ऐसे ड्रामे देखने को मुझे मिले जो खालिस पॉलिटिकल ड्रामे थे, जैसे अंग्रेजी में ड्रामा आपने किया था मार्क्स माय वॉर, जी वो टॉबल्टर साहब ने भी किया था, जी मार्क्स के हवाले से वो ड्रामा था। और उसका प्रोड्यूसर था, जी उसको टॉम वॉल्टर साहब ने बस वही डायरेक्ट मैं किया ये कहा था। था, टॉबल्टर साहब और प्रोड्यूसर भी मैं बता दूं, प्रोड्यूसर भी मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। अथर साहब उसके प्रोड्यूसर साहब थे, प्रोड्यूसर राइटर भी थे, थे। लेकिन राइट मैं ये मानता हूँ अथर साहब ने वो ड्रामा लिखा था, और जब वो जी लिख रहे थे उस जमाने में भी मैंने पढ़ा था, अथर साहब के जो जब वो सलमान खुर्शीद का ड्रामा ट्रांसलेट कर रहे थे तो भी मैंने उसमें शामिल था, पढ़ा था, और ये ड्रामा भी पढ़ा था और उनके थॉट से भी वाकिफ हूँ मैं। तो अथर साहब ने लिखा जरूर था, लेकिन उसको जिस तरह से स्टेज पर लेकर के आप आए, और टॉम जी वॉल्टर साहब उसकी रिहर्सल भी मैंने देखी है कि उसकी रिहर्सल के लिए मंडी हाउस में हम लोग कई बार मिले, और जेएनयू का जो गेस्ट हाउस है वहां बैठ करके डिस्कशन कई बार ये रहा, गोमती गेस्ट हाउस में। तो कई प्रोडक्शंस में भी मैं मतलब वहां मौजूद रहा हूँ, और जिस तरह से वो सामने आया है और जिस तरह से टॉम वॉल्टर साहब को परफॉर्म करने से पहले डिस्कस किया करते थे और चीजों को समझते थे, या थिएटर में जनरली जब हम बहुत से ऐसे ग्रुप हैं कि जो रिहर्सल करते हैं तो वो डायलॉग याद किया और डायरेक्टर ने ब्लॉक किया कि अच्छा तुम यहाँ से चल के यहाँ आ जाओ और यहाँ से चल के यहाँ आ जाओ, उसमें कहीं कोई डिजाइन नजर नहीं आता है, कहीं कोई थॉट नजर नहीं आता है। ड्रामे का मूवमेंट जो है वो सिर्फ मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके अपने पूरे मीनिंगफुल होते हैं, उसके अपने मानी होते हैं कि जो वो मकालमा अदा कर रहा है। सईद आलम साहब इतनी मतलब जल्दी ड्रामा तैयार करते हैं, इनको मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम रिहर्सल में जिस तरह से ड्रामे आप पेश करते हैं, और अदाकार और हिदायतकार की जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से इनकी यहाँ हमें वो बॉन्डिंग और वो अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि इन्होंने कुछ कहना चाहा और अदाकार समझ गए। कई बार देखा है कि जब सन्स ऑफ बाबर कर रहे थे और फिक्की में जब कर रहे थे, और वो तो उसका स्टेज जो है, उस स्टेज को वैसे भी इतना बड़ा स्टेज है और उस स्टेज को संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल ये है, और उसमें न सिर्फ आपने स्टेज को यूज किया था बल्कि स्टेज के नीचे के हिस्से को भी इस्तेमाल किया था आपने। और उसमें के वहाँ जनरली परफॉर्मेंस में हम लोग ये करते हैं कि जब ऑडिटोरियम पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ उसके ब्लॉकिंग्स भी बदलते हैं, कुछ मूवमेंट्स भी बदलते हैं, और कुछ हम सीन भी उसमें ये कहते हैं कि ये सीन स्टेज पर नहीं करके यहाँ कर लेंगे। और वो मैंने देखा कि आपने जिस तरह से कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम डॉली तुम 3 कैरेक्टर को आपने बुलाया और कहा कि ये जो सीन तुम करते हो कॉलेज का सीन है, वो उसको तुम यहाँ नहीं करके यहाँ करोगे, ऐसा ऐसा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, उसने एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है परफॉर्मर और डायरेक्टर या राइटर के दरमियान, इस बॉन्डिंग को बनाने के लिए क्या गुण है, किस तरह से आपने, थिएटर में जनरली बहुत कम इस तरह के बॉन्डिंग हमें देखने को मिलते हैं, वो किस तरह से आपने अपनाया? देखिए, एक तो हम पिछले 25 वर्षों से मुसलसल रिहर्सल कर रहे हैं। यानी आप ऐसे कह लीजिए कि हफ्ते में 5 दिन तो हम रिहर्सल करते ही करते हैं। हाँ, कोई प्ले हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कभी कभी हम बैठ के जलेबी और समोसे खाते हैं, रिहर्सल करते ही नहीं है। तो उसकी वजह से पर्सनल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो पर्सनल केमिस्ट्री जब हम कोई किसी प्ले को रिहर्स कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि अब 15 दिन के बाद जब जिस प्ले की रिहर्सल शुरू होगी तब मिलेंगे, रोज मिलेंगे। नहीं भी रिहर्सल करेंगे तो हंसी मजाक यही एक दूसरे की लिप पुलिंग करते हैं। और आप यकीन, मतलब क्रेडिट मैं ले जाता हूं, बहुत सारे डायलॉग जो हैं वो रिहर्सल में एक्टर्स की तरफ से आते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा एक प्ले है मुशायरा रफ्तगा, जिसके एक डायलॉग पे हमेशा तानियां मिलती हैं। वो कभी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में था ही नहीं। वो अभिनव चतुर्वेदी साहब अमीर खुसरो बने हुए थे और एक साहब जो है मीर तकी मीर बने हुए थे। तो वो मेरे प्ले में बार बार खुदाए सुखन खुदाए सुखन खुदाए सुखन का जिक्र हो रहा था। और वो अमीर खुसरो को हमने कहा कि साहब आप हमारे आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो ऐसे ही रिहर्सल में अभिनव चतुर्वेदी कह रहे, अरे यार एक बात बताओ, मैं अमीर खुसरो आदम अलैहिस्सलाम और मीर तकी मीर खुदाए सुखन, इसका मतलब उर्दू में जो है खुदा नबी के बाद पैदा हुआ।
ये क्लेम ही नहीं था। ये हमने भी डाला, मैंने कहा अरे वाह क्या बोल गए आप अभिनव भाई। मैंने कहा साहब ये अब आप ये खसरो साहब का डायलॉग लीजिए। तो ऐसी न जाने गालिब न्यू दिल्ली में जी जी में नहीं, खुद मैंने भी महसूस किया है कि इम्प्रोवाइजेशन बाबर की औलाद में जो वो बंगाली कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन करता है, वो मैंने उसको कई शोज देखे हैं, वो जी, इम्प्रोवाइजेशन देखे हैं। या खुद जैसे मैंने कई ड्रामों में जब अदाकारी जब की है, तो मैंने जब अदाकारी की तो उसमें कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं कि जैसे एक प्ले कर रहा था मैं, तो उसमें हमारे वक्त B3, तो B3 में एक सिंपल सा चपरासी का एक कैरेक्टर था, कुछ नहीं, आता है जाता है, कुछ सामान रख के चला जाता है, लेकिन उसमें वो अदाकार जो होता है वो शरीर होता है, बदमाश होता है, तो उसमें कुछ कुछ इम्प्रोवाइजेशन करता है। तो मैंने एक फिल्मी गाना शुरू कर दिया, वो गाना हिट हो गया उसमें। अब वो अगले शो में जो ओरिजिनल जो करता था वो आ गया, वो जब करने लगा तो वो कैरेक्टर को ढूंढ रहे हैं लोग। तो ये होता है प्लेज में कि इम्प्रोवाइजेशन से अलग अलग शोज में ये है। और जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि आप बहुत अच्छी होती है तो आप ये कर लेते हैं पर्सनल केमिस्ट्री में। एक तो ईगो हैसल सारी खत्म हो चुकी होती है, मतलब डायरेक्टर अगर कुछ कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो एक्टर बुरा नहीं मानेगा। हाँ। मेरे साथ तो ये हो गया कि अब मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं, जी तो वो तो अब्बा समझते हैं मुझे कि अब्बा ने ये कह दिया तो अब ये फाइनल है। अब फिर एक बच्चे ने अगर इम्प्रोवाइजेशन किया तो वो इसलिए नहीं करेगा कि मैं दूसरे पे ओवर स्कोर कर लूं, वो इसलिए करेगा कि प्ले क्या। या जैसे हम गालिब न्यू दिल्ली जब हम करने जाते हैं और प्ले से पहले जो हमारी मीटिंग होती है उसमें मैं एक ही बात कहता हूँ जी जी कि ये प्ले तब कामयाब होगा जब गालिब साहब दब जाए, क्योंकि थीम ही यही है कि साहब आपसे ज्यादा स्मार्ट लोग अब पैदा हो चुके हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि अगर तुमने एक्टिंग में मुझे दबा लिया, गालिब को दबा लिया, जी तो ये प्ले कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि वो गालिब की तो एक मोनोटनी तो वही है ना, वो पहले सीन से आखिरी सीन तक वही गालिब साहब, वही जबान, वही लबो लहजा। तो वो कभी उसको पुलिस वाला तोड़ेगा, कभी रिक्शे वाला उस मोनोटनी को ब्रेक करेगा, कभी वो जय हिंद उस मोनोटनी को ब्रेक करेगा, कभी मिसेस चड्ढा ब्रेक करेंगी। तो गालिब अब मैं ये नहीं कर सकता कि यार सारे एक्टरों को नीचा दिखाना है और अपने आप को बहुत 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 बेहतरीन एक्टर साबित करना। किरदार के बजाय हमें ड्रामे को ऊपर ले जाना होता है हमेशा, और पूरी टीम का मकसद यही होता है कि ड्रामा किस तरह कामयाब होगा। आपने देखा है, खुद आपने गालिब इंस्टीट्यूट के स्टेज पर गालिब हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से भी आपने परफॉर्म किया है, और पेरों की तरफ से भी आपने परफॉर्म किया है, और खुद हम सब गालिब अवार्ड याफ्ता आप है। और गालिब इंस्टीट्यूट की जो पूरी सरगर्मी है हम सब ड्रामा ग्रुप की, और जो कंट्रीब्यूशंस है बेगम आबदा अहमद के जमाने से लेकर के अब तक, और अभी भी जो कोशिश की जा रही है गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से कि हम हर जो हमारा फेस्टिवल होता है, जश्न होता है, जिसमें गालिब इस साल भी हुआ, जिसमें आपने ड्रामा परफॉर्म किया, और हर साल एक ड्रामा जरूर परफॉर्म करवाते हैं, और एक फेस्टिवल ड्रामा फेस्टिवल का भी इनकाद पिछले 2 साल से नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, वरना उसमें भी आपने परफॉर्म किया है। और पिछले बीच में कोरोना तक ठीक पहले नुक्कड़ नाटक का भी हम लोगों ने एक फेस्टिवल ये कर किया था, और फिर कोशिश है कि फिर ये हो। तो गालिब इंस्टीट्यूट का जो इस तरह से जो काम है, और मल्टीफेसिड काम है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और किस तरह से इसको और मजीद बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एक कम आर्टिस्ट के तौर पर एक प्लेयर के तौर पर आपसे जानना चाहिए। एक तो क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत अच्छा है, मेरी ख्वाहिश है कि एक बाकायदा ड्रामा ग्रुप जो वहां किसी ना किसी प्ले को रिहर्स करे। अगर हम सब ड्रामा ग्रुप जो है वो फिर से फाल हो जाए, यानी आप महीने में एक शो आपका अपना अपना ग्रुप हो, एक तो ये होना चाहिए। दूसरे इसमें तो कोई शक नहीं कि आप 2 साल पहले आपने जम्मू से मुश्ताक भाई को बुलाया था, और बहुत बुलाया था, बड़ा फेस्टिवल हुआ था, तो वो आप जारी और सारी रखिए तो हम लोग को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन हम सब ड्रामा ग्रुप जो है वो फिर से फाल हो, और वो सिर्फ गालिब इंस्टीट्यूट में नहीं, गालिब इंस्टीट्यूट के बाहर भी ड्रामे करे। फिर वही मैं बहुत सारे मौजुआत ऐसे रह गए हैं
जिसपे अभी ड्रामा नहीं हुआ है। खुद उर्दू अदब में या उर्दू दुनिया में बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जिन भाई देखिए गालिब इंस्टीट्यूट की वजह से दाग कर लिया हम लोगों ने, वरना हम ये थे दाग पे ड्रामा कैसे हो सकता है और बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं, बड़ा बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा, बड़ा पुरलुत्फ और बहुत मानिशेज ड्रामा रहा। और वो यादगार ड्रामा है, आपको याद किया जाता है वो। और ये गालिब इंस्टीट्यूट का ही ये फेस्टिवल है, ये स्टेज है कि जिस पर अब तक ऐसे ऐसे ड्रामे भी हुए हैं जो मार्केट आ रहा है और जो आज भी याद किए जाते हैं। खुद तो गालिब के हवाले से हसन साहब के जमाने से ड्रामा हुआ, ड्रामा गोरे का चांद वहां खेला गया था, तमाशा क्योंकि तमाशा मैंने एक बार खेला जा क्लेम चुका किया है। कि अल्लामा इकबाल पे मेरा ड्रामा पहला ड्रामा, आपने तो ये एक किया है। साहब ने कहा नहीं, नादरा बब्बर गालिब इंस्टीट्यूट में इकबाल पे प्ले कर चुके ये हैं। बात प्ले हुआ था। जी जी तो गालिब इंस्टीट्यूट ने के हम सब ड्रामा ग्रुप ने जिस तरह से ड्रामे की खिदमत अंजाम दी है, जो ये दे रही है, और इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश है भी कि आइंदा और इसको किस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। पिछले 2 बरस जो हमारे साथ ये गुजरे हैं वो कुछ बेहतर नहीं थे, अब हालात बेहतर हो रहे हैं, तो इसमें यकीनन हम लोग और सवाल होंगे और अच्छे से काम ये करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपका ताउन जैसे पहले हासिल रहा है, अब और ज्यादा हासिल रहेगा। और कोशिश हमारी होगी कि हम कोई एक वर्कशॉप ऐसा ये करें कि जिसमें कुछ हम एक्टर को अपने साथ जोड़ सके, और उस वर्कशॉप में अगर आपकी मदद की जरूरत हुई तो यकीनन आप हमारे साथ होंगे। हाजिर रहूंगा हासिल रहेगा। बिला शुल्क बिला मुआवजा। इन दिनों हम सब ड्रामा ग्रुप की जो चेयरपर्सन है रसना दिलील साहिबा, उनकी भी बहुत कोशिश होती है कि किस तरह से हम फाल हों। सदीक रहमान कनवी साहब की हमेशा ख्वाहिश होती है कि सरगर्मी होती रहनी चाहिए। वैसे अब आजकल तो सरगर्मियां बहुत हो रही हैं, तो उस सरगर्मियों में हम कुछ पॉजिटिव सरगर्मियां भी ये करें, और फिक्र की सरगर्मी होती रहनी चाहिए। कनवी साहब का भी ख्याल है, और जो भी मेंबरान हमारे हैं। काजिम साहब एक चीज और अगर आप लोग पहल करें, दूसरी जबानों के प्लेस भी करवाएं अपने यहाँ। जी जैसे गालिब इंस्टीट्यूट एक फेस्टिवल करे जिसमें 5 या 6 जबानों के ड्रामे, जी तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल ये होगी। पहल एक मैंने रजा साहब थे और मैं जब आया था तो ये कोशिश की थी कि एक बार फेस्टिवल शुरू हो, तो अभी तो हम सीधे सीधे उर्दू के ड्रामे हम कर रहे हैं, या कहिए हिंदुस्तानी जबान में ड्रामे कर रहे हैं। तो ये है हम लोग के प्लान में कि अगर इसको हम और बड़ा कर सके तो 2-3 उर्दू के ड्रामे हो, 1-2 दूसरी जबानों के ड्रामों से भी हम शुरुआत करें, और बाद में फिर और हम देख सके कि दूसरी जबानों में भी किस तरह के ड्रामे हो रहे हैं, किस मियार के ड्रामे हो रहे हैं, किस तरह के मौजूदात के ड्रामे हो रहे हैं। अभी मेरे जहन में एक ख्याल आया, अगर आप एक वर्कशॉप करें हिंदी ड्रामों में उर्दू। हाँ वो सब है, ये तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये है कि जबान को हम रस्म खत से नहीं, हर उर्दू में हिंदी है और हिंदी में उर्दू है, तो ऐसी जबान है। और जिसको आपने हिंदुइश और उर्दूइश और ये इस तरह से नाम दिया है, तो वो सब मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये है कि अदबी और सकाफती सरगर्मियां तो होती ही रहती हैं हर महीने और हमेशा होती हैं। ड्रामे की सरगर्मियां भी और मजीद तेज हो और ज्यादा बेहतर तौर पर हम ये कर सकें। हमें दलील साहब, साहब, खुद इदरीस साहब बहुत कोशा रहते हैं, और अक्सर हम लोग की बात होती रहती है कि किस तरह से और हम सरगर्म कर सकते हैं। मुश्ताक साहब का ताउन हमेशा हमें हासिल रहता है, और आज आप तशरीफ लाए, आपने जिस तरह से ड्रामे के हवाले से, उर्दू ड्रामे के हवाले से, कॉमेडी के हवाले से और पैरोट के हवाले से, और आपका जो पूरा गुज़िश्ता 32 वर्षों का सफर है, उन 28 वर्षों का जो सफर है, उन 28 वर्षों के सफर के हवाले से जो आपने बात की और जो आपकी खिदमत है, उस पर बहुत तफसील से, बहुत तवील गुफ्तगू तो हम लोग नहीं कर सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम बातें आ गई है, और इंशाअल्लाह कुछ बातें रहनी भी चाहिए ताकि आइंदा गुंजाइश बनी रहे और बाकी रहे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, आपने अपना वक्त दिया। मैं इदरीस साहब से गुजारिश करूंगा कि बाज़ाब्ता गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से आप शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ सईद आलम साहब का कि आपने आज के प्रोग्राम में आने की और शिरकत करने की मंजूरी मरहमत फरमाई। नाजरीन, आप प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब और डॉक्टर एम सईद आलम साहब की निहायत आलिमाना गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गालिब इंस्टीट्यूट हर साल गालिब ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद करता है, उसके अलावा स्ट्रीट प्ले का इनेकाद करता है, और इस मरतबा मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि बच्चों के गालिब के मौजू के तहत जो है एक ड्रामा जो है स्कूल के बच्चे 6 क्लास से 12 तक के जो बच्चे हैं वो तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जुलाई या अगस्त के पहले हफ्ते में जो है
हम उसको जो है स्टेज करेंगे। इसके अलावा देखिए जैसे कि आपके इल्म में है कि इतने बेहतरीन यहाँ ड्रामे जो है पेश किए गए हैं, मेरे ख्याल से 70 या 72 प्ले आज तक जो है गालिब इंस्टीट्यूट में पेश किए गए। और वही है कि जैसे सईद भाई ने फरमाया कि यहाँ गालिब की दिल्ली के नाम से एक म्यूजिकल प्ले 1966 में 67 में जो था वो हुआ था, गालिब जो सेंटेनरी मनाई गई थी उस मौके पर, वो इंग्लिश में भी हुआ था, उर्दू में भी प्ले हुआ था। और ये जो हमारे गालिब इंस्टीट्यूट के बाहर का जो रोड है माता सुंदरी रोड, इसके ऊपर वो प्ले स्टेज किए गए थे बहुत आला पैमाने पर। तो इंशाल्लाह उस सिलसिले को जारी रखेंगे और फाल करेंगे हम इसको। जो हमारा हम सब ड्रामा ग्रुप है, अब हमारी मोहतरमा डॉक्टर रक्षिंदा जी साहिबा की खुसूसी तवज्जो रहती है, ख़ास तौर से हमारे काजिम साहब, आसिफ नकवी साहब और किदवाई साहब सब इसमें मुलविस रहते हैं, और सबकी कोशिश रहती है कि एक से एक अच्छा प्ले इसके अंदर किया जाए। और आइंदा हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इस साल जो है बहुत अच्छे, देखिए ये सिलसिला तो हमारा रहेगा, एक मुलाकात एक फनकार से 15 या 16 तारीख में, वो जो बीच का वक्त है। उसके अलावा हम जुलाई में स्ट्रीट प्ले की प्लानिंग कर रहे हैं। ये मोहम्मद काजिम साहब से सर से मिलकर के जो है इंशाल्लाह लाहे अमल तैयार करेंगे। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में ड्रामा फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं आज के मेहमान डॉक्टर मोहम्मद सईद आलम साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, मुश्ताक साहब, खुर्शीद अकरम साहब और तमाम नाजरीन का, और जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उनका बेहद मशकूर ममनून है कि आपने अपना अहम कीमती वक्त हम लोगों को दिया और इसमें जो है इसमें शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में। मैं बेहद मशकूर ममनून तमाम हजरात, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी इत्तला के मुताबिक सईद आलम साहब के हम लोग एक हम सब ड्रामा ग्रुप यानी एक एनुअल लेक्चर का भी इनकाद करते हैं, जो लेक्चर होता है हम सब ड्रामा ग्रुप का है, और उसमें ड्रामे पर ही नहीं बल्कि ड्रामे फन, किसी भी फन से जो फन लतीफा है उसके हवाले से वो लेक्चर होता है। और अब तक 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर अब इंशाल्लाह हम लोग अगस्त सितंबर में प्लान कर रहे हैं फेस्टिवल से पहले इंशाल्लाह। बहुत ये ड्रामे पे लेक्चर होता है, ड्रामे फन जी के हवाले से सिर्फ ड्रामा तो नहीं मालूम। मरकज में ड्रामा होता है फन लतीफा के हवाले से। जी। चलिए साहब, करते हैं कुछ काम करते हैं आपका। और जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और यूट्यूब पर बाद में देखेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई आपका शुक्रिया। और जो कुछ तालिब इल्म इसमें शामिल हैं हमारे साथ, गुलाम सरवर है, एहसन है, सलाहुद्दीन है, इन तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं। और जो लोग यूट्यूब पर बाद में भी देखेंगे उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगले इसमें जल्द ही अगले महीने हम लोग मिड मई में मिलेंगे इंशाल्लाह। और वो रमजान भी नहीं होगा जी, रमजान भी नहीं पड़ता है, आज भी देखें आप सब लोग मौजूद हैं। आदाब सर। आदाब। खुदा हाफिज़।